हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं निगम अकाउंटेंसीज। आज के इस वीडियो सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो जैसे कि एक्सेल की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक्सेल की सीरीज में ही मैं कुछ डेटा के रिलेटेड ये वीडियोस लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको ये पता करने में इजी होगा कि कोई भी डेटा जब हम उसको ओवरराइट करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज और है ना यूनिक वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें जब हमारे पास डेटा ऑफ एंट्रीज इतनी ज्यादा हो, जब हमारे पास है ना सिस्टम्स उतना ज्यादा प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम पर जिस टाइम पर हम है ना हमारे पास इतनी एंट्रीज हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसको चेक करें वन बाय वन करके, या फिर है ना कोई अदर फीचर्स के थ्रू है ना सर्च करें। तो हम क्या करेंगे, अपने एक्सेल में ही कुछ डेटास को डुप्लीकेट वैल्यूज के थ्रू फाइंड करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कितनी वैल्यूज हमारी डुप्लीकेट है और कितनी वैल्यूज हमारी यूनिक है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है पूरा। और मैं यहाँ पर आपको एक ना प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास जो डेटा है वो एक पेटीएम पेमेंट बैंक का है। ये बिजनेस पेटीएम पेमेंट बैंक का डेटा आता है, और इस डेटा को इनकी सीक्रेट जो फाइल होती है, जो क्लाइंट है उनकी सीक्रेट फाइल के अंदर मुझे ड्रॉप करना होता है। और उस फाइल के अंदर जब हम ड्रॉप करते हैं तो कई एंट्रीज क्या होती है, ऊपर नीचे होती हैं यहाँ पे। जैसे आप मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ये कुछ डेटा यहाँ आया हुआ है, जहाँ पर मेरे पास ये हेडर जो है वो इस तरीके का है। ये देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी है, ऑर्डर आईडी है, मर्चेंट यूनिक रेफरेंस है, ट्रांजेक्शन डेट अपडेट एंड एमआईडी, मर्चेंट नेम, कस्टमर आईडी, निकनेम, पेमेंट्स, ईमेल्स, अमाउंट है, पे आउट्स है, साथ में यहाँ पर कुछ है ना डिटेलिंग और भी एक्स्ट्रा सीरीज के साथ में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना जो कि है, मुझे इन्होंने बताया कि सेटलमेंट अमाउंट भी कुछ है इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कुछ डेटा इस तरीके का है आपको, जो कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पूरी डेटा इसके अंदर मिलेगा। अब इन क्लाइंट्स का कहना ये है कि इनको क्या करना है, इनको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको सिर्फ अपने डेटा को फाइंड करने के लिए, एंट्रीज को चेक करने के लिए सिर्फ उतना ही डेटा चाहिए जितना कि उनके लिए सफिशियंट हो। अधिक डेटा की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे हम क्यों बेवजह अपने पास रखें। ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज का कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यूज इनको चाहिए है। यानी कि ये वैल्यूज है, यहाँ पे 2 दिन का डेटा दे रखा है, 30 तारीख और 31 तारीख का। अब ये 30 तारीख और 31 तारीख दोनों दिन का डेटा डाउनलोड करके दिखा मैंने। और यहाँ पर इनको चाहिए कि कितना डेटा मेरा अपडेट है, कितना डेटा अपडेट नहीं है, कौन कौन सा डेटा मेरा मतलब मेरे पास है, कौन कौन सा एंट्रीज नहीं है, उसको पता करना है, उसी को निकाल करके रखना है। तो हम यहाँ चलते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो है इनकी ओरिजिनल सीट्स ये है, और ये ओरिजिनल सीट है जहाँ पर है ना डुप्लीकेट डेटास की एंट्रीज को फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर करंट डेट आपको दिख रही है, और ये ट्रांजेक्शन आईडी है। यहाँ पर इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट किया, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनको चाहिए क्या है। इनको ऑर्डर आईडी चाहिए, ट्रांजेक्शन डेट चाहिए, बैंक ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, निकनेम, एडिशनल कमेंट्स जो आ रहे हैं वो, अमाउंट, कमीशन और जीएसटी जो भी चल लग रहा है। उसके बाद सेटल डेट, सेटल अमाउंट, ये दोनों चाहिए। वैल्यूज क्या आ जाती है उसके बाद में, देन कोड्स वगैरह, ये हैं इनकी डिटेल्स। अब इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम इस डिटेल्स को जब निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहली चीज है ना यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डिटेल्स को ना पेस्ट करना होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, इन्होंने बोला कि मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए चाहिए, तो हमने ऑर्डर आईडी को कॉपी किया और हम ऑर्डर आईडी को इसके जस्ट नीचे ही पेस्ट करेंगे। एक से एक जो है ना रो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। और जैसे ही मैंने रो में पेस्ट किया तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फिल्टर लगा हुआ है, ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है। मैं इसको अनफिल्टर कर रहा हूँ पहले तो। मैं यहाँ पर अनफिल्टर कर रहा हूँ ताकि आपको मैं स्टार्टिंग से पूरा बता पाऊँ। ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन्होंने बोला ट्रांजेक्शन डेट चाहिए, तो ट्रांजेक्शन डेट भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद इन्होंने बोला है कि मुझे चाहिए है क्या, उसके बाद इनको क्या चाहिए, बैंक ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए। तो बैंक ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ मिलेगी हमें,
देखिए अब बैंक ट्रांजेक्शन आईडी भी हमें यहाँ पर आगे कहीं मिलेगी। तो हम सबसे पहले बैंक ट्रांजेक्शन आईडी देख लेते हैं। ओके, तो बैंक ट्रांजेक्शन आईडी अब यहाँ पर ये है बैंक ट्रांजेक्शन आईडी। तो हमें बैंक ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी कर लेना है और ये हमने पेस्ट किया। देन उसके बाद इनको रिक्वायरमेंट आ रही है, देखिए इसके बाद इनको रिक्वायरमेंट थी ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम का और एडिशनल चीज़ें थी। तो कस्टमर आईडी यहाँ पर क्या थी हमारी, ये है कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी कस्टमर नेम। तो कस्टमर आईडी कस्टमर नेम के साथ में हमने इसको सिलेक्ट करना है और ये हमने यहाँ तक कॉपी करना है। देन उसके बाद यहाँ तक पेस्ट करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने रिक्वायर्ड किया है क्या, एडिशनल, एडिशनल जो आ रहे हैं कमेंट्स, एडिशनल कमेंट्स की वाली है। उससे पहले हमारे पास ये दो तीन चीजें दिख रही हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और ये यहाँ पर क्या है, कमीशन है, अमाउंट्स है और जीएसटी वगैरह चार्जेस के साथ में है, ठीक है। तो इसके लिए इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ ओके, जस्ट नाउ वी हैव टू रीच्ड आउट, ओके। ये है सेटल अमाउंट, सेटल अमाउंट कितना है, ये सेटल अमाउंट के बारे में कि कितना अमाउंट सेटल हुआ है, कितना अमाउंट सेटल नहीं हुआ है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और उसको हमें क्या करना है, सीधा कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सेटल अमाउंट क्या है, ये यहाँ पर सेटल अमाउंट की डिटेल्स आ रही है, सेटल अमाउंट देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सेटल अमाउंट यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से कस्टमर वीपीएन, ये इनको चाहिए तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। हमने इसको भी कॉपी कर लिया है और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन इनको चाहिए था अमाउंट, सेटल अमाउंट के बाद ये है ओरिजिनल टैक्सेबल वैल्यू, मतलब टैक्स से पहले जो वैल्यू थी, जिसमें है ना कोई कमीशन कोई चार्जेस वगैरह नहीं कटे हैं, जितनी वैल्यू यहाँ पे फीड की गई उतनी वैल्यू का डेटा यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं कहाँ, एडिशनल कमेंट्स पे। और एडिशनल कमेंट्स में ये कुछ उन्होंने कोड्स वगैरह डाले हुए हैं, या जो भी यूपीआई जैसे भी ट्रांजेक्शन करना था यहाँ पर किया गया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एडिशनल कमेंट्स में पेस्ट कर देते हैं, देखा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब आता है हमारा नंबर डेटा को एक्यूरेट करने के लिए। तो डेटा को एक्यूरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। देन ये यहाँ से नंबरिंग दे देते हैं इसको। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी लेयर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। अभी हमने डेटा तो इक्वल कर लिया है, ठीक है। अब आप इसमें से अगर फाइंड कर सकते हो तो डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे निकालेंगे कि कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है। अब क्लाइंट को जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से इसमें वो भी वैल्यूज हैं जो इनकी कोड्स यहाँ ऊपर हैं ऑलरेडी, और कुछ ऐसी वैल्यूज भी हैं जिनकी वैल्यूज को कोड्स के अकॉर्डिंग नहीं भी है। तो हमें पूरी वैल्यूज को निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको कॉपी करते हैं, फाइंड करते हैं, पेस्ट करते हैं, देन उसके बाद फाइंड करते हैं। तो एक यहाँ पे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है। अब हम इस तरीके से फाइंड करेंगे तो हमारे लिए बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। बट हम इसको सिंपली क्या करते हैं, कंट्रोल स्पेस के साथ में पूरा सिलेक्ट करते हैं। देखिए कभी भी कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए ही होता है, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसके बेस्ड पर हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं या डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालते हैं। तो हमें फिल्टर का यूज जो करना होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसे हम बोलते हैं, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज जो हमें करना होता है वो किसी ना किसी एक बेस्ड ऑफ ऑन स्ट्रक्चर के ऊपर करना होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ से निकल करके आ रही है और कितनी वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही हैं, मतलब कितना डेटा ऐसा है जो वही रिपीटेड डेटा आ रहा है।
अब जब रिपीटेड डेटा आ रहा है तो हमें रिपीटेड डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए हम यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद हाईलाइट पे जाना होता है। हाईलाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ना एक यूजफुल यूजफुल कंटेंट आपको मिल सकता है अगर आप एक्सेल को अच्छी तरीके से देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको सब कुछ वैल्यू के अकॉर्डिंग समझ में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर देन, अगर कोई वैल्यू कोई अमाउंट के ऊपर अगर आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं, तो वो ग्रेटर देन लेस देन के अकॉर्डिंग आ जाता है, बिटवीन के अकॉर्डिंग आ जाती चीजें। टेक्स्ट बिटवीन के अकॉर्डिंग आता है, आपको न्यूमेरिकल बिटवीन के अकॉर्डिंग मिल जाता है, अल्फाबेटिकल बिटवीन के अकॉर्डिंग मिल जाता है, इक्वल टू में भी हम है ना नंबर्स को, फिगर्स को, अमाउंट्स को, या फिर किसी नेम को, या फिर पर्टिकुलर अल्फाबेट्स, या फिर है ना किसी कंटेंट के ऊपर इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंट, टेक्स्ट मतलब सपोज कीजिए कि हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर ही पर्टिकुलरली हमें हाईलाइट करना है कि वही टेक्स्ट हाईलाइट हो, तो वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अ डेट ऑफ एक्वायरिंग, डेट के ऊपर अगर आपको लगाना है कि मेरी इस डेट से इस डेट के बीच की वैल्यू सिलेक्टेड हो, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट अभी हम इस वीडियो के अंदर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज हम किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, चाहे वो आपका अमाउंट हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, चाहे वो कंटेंट हो, एट एनी ऑफ द related data which we have to utilize on conditional formatting। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम डुप्लीकेट वैल्यूज को यहाँ यूटिलाइज करेंगे और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा रेड लाइट, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, येलो विथ डार्क करना चाहते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, यहाँ पे ग्रीन विथ डार्क ग्रीन करना चाहते हैं, लाइट रेड के साथ फिल करना चाहते हैं, या रेड टेक्स्ट करना चाहते हैं, या कोई भी कलर करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेचुरली जो भी है ना और सिलेक्टेड ऑलरेडी वो ही रहने देता हूँ, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि इस डेटा में तो ये तो कलर हो गया है, चलिए ये कलर तो हो गया, लेकिन हम इस डेटा में से ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे कि कौन सी वैल्यूज हमारे पास यूनिक है, कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज है। देखा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहली चीज हमारे पास डेटा में से हमें वो डेटा निकाल डिलीट करना होता है, वो डेटा हटाना होता है जिस डेटा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, इनके पास ऑलरेडी ये फ्रेश डेटा, ये यूटिलाइज डेटा है, जहाँ पर इनकी कुछ डिटेलिंग हो रखी है। इस डिटेलिंग वाले फॉर्मेट्स को हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। हमें छेड़ना है कि वो वाला डेटा है जिसमें से जिसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हो रखी है, कोई अपडेशंस नहीं है। तो हम इस वाले डेटा को नीचे से निकालते हैं। तो हमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज मिल रही हैं देखने को, वो यहाँ से मिल रही हैं, ये वाली वैल्यूज, ये वैल्यूज मिल रही हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ से इतनी वैल्यूज डुप्लीकेट हैं। अब ये सारी वैल्यूज डुप्लीकेट हैं, तो हमें क्या करना होगा, मैंने एक बार में शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस किया, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये है, मैं शिफ्ट कंट्रोल सेलेक्ट करूंगा, प्रेस करूंगा, देन उसके बाद है डाउन एरो की प्रेस कर देता हूँ, तो एक बार में ये सारा सिलेक्ट हो जाता है मेरा। ठीक है, उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस प्रेस कर देता हूँ, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक बार में सिलेक्टेड वन टाइम्स इन अ सिंगल टाइम्स मुझे ये सारा डेटा हटाना है विद फिल्टर के साथ। तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल माइनस प्रेस करूंगा और ये डिलीट हो जाता है। देखा दोस्तों, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल माइनस करूंगा और ये सारा डेटा रिमूव हो जाता है। अब जब आपका ये काम हो जाता है कंप्लीट, तो आपको याद रखना है कि आपकी एक्सेल फाइल बड़ी ना हो जाए, एक्सेल फाइल लेंदी ना हो जाए, उसका डेटा ज़्यादा ना आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि जितने भी हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, उन सभी फॉर्मूलेज को रिमूव भी करना होता है। और हमें ये रिमूव इसलिए करना होता है ताकि हमारा जो भी एक्सेल पे हम जो डेटा एंट्री वर्क कर रहे हैं वो लाइट वेटेड रहे, फास्ट यूटिलाइज हो, फास्ट तरीके से ओपन हो, और सारी चीजें एक्यूरेटली हमें चलाने में इजी हो, मतलब कहीं पर भी डिफिकल्टीज ना आए। इस वजह से हमें इन मेथड्स को यूज करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि आप लोगों को, अगर आप लोग है ना ऐसा कुछ भी मेथड यूटिलाइज करते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं।
बाकी इस वीडियो के अंदर मेरा जो मेजर पॉइंट था वो था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रिलेटेड। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हम उस वैल्यूज के बेस्ड पर किस तरीके से अपने डेटे को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, और लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।